नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश एजीटीए का जो मैंने डेली एमसीक्यू वाला सीरीज स्टार्ट कर रखा है। आज इसका हम 14वां क्लास पढ़ने वाले हैं। तो रोज की तरीके से मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछूंगा। आपको वीडियो को पुश करके क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, एनालाइज करना है, उसका आंसर देने का प्रयास करना है। फिर बाद में वीडियो को प्ले करना है और आपका जो आंसर है उसको चेक करना है। अगर सही है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, और अगर आप गलत कर रहे हो तो उसको आपको यहाँ पर सही करना है, सुधारना है, सीखना है कि जिससे जब आप एग्जाम में जाओ तब एग्जाम में आप इस तरीके की गलती ना करो। मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले बता देता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपको यहाँ पर दिए गए जो सभी सब्जेक्ट हैं, ये सभी सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट हैं जो आप बीएससी एग्रीकल्चर करते समय पढ़ते हो। इस कोर्स के अंदर आपको ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। ये जो आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलेगा। और इस समय अगर आप इसको परचेज करते हो तो इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको साथ में मिलेगी। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपये का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। बाकी कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो सभी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट टाइप व्हाट इज द टाइप फ्रूट टाइप ऑफ ग्राउंडनट। फलों के प्रकार के वानस्पतिक वर्गीकरण के अनुसार मूंगफली के फल का प्रकार क्या है? लेग्यूम, कैरियोप्सिस, लोमेंटम या फिर ड्रुप। इसमें से आपको बताना है कि जो ग्राउंड नट है जिसको हम मूंगफली बोलते हैं उसका फ्रूट टाइप क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो मूंगफली का फ्रूट टाइप होता है वो क्या होता है? मूंगफली का जो फ्रूट टाइप होता है वो लोमेंटम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको याद रखना हो कि जो हमारा ग्राउंड नट है इसका एडिबल पार्ट क्या होता है? क्या होता है? एडिबल पार्ट। तो इसका एडिबल पार्ट भी याद कर लेना कि इसका जो एडिबल पार्ट होता है वो क्या होता है? एक तो सीड इसका एडिबल पार्ट होता है, और इसके अलावा कोटिलिडन्स जो होता है इसके एडिबल पार्ट्स होते हैं। समझ गए? तो इसके ये दो तो एडिबल पार्ट्स हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लेग्यूम जो होता है, लेग्यूमिनस जो हमारी फ्रूट क्रॉप होती है, दलहनी जो फसलें होती हैं, इनका जो फ्रूट टाइप होता है वो क्या होता है? इनका जो फ्रूट टाइप होता है वो आपको याद रखना है कि लेग्यूम वाली जो फ्रूट क्रॉप होती हैं इनका फ्रूट टाइप कैसा होता है? ये पॉड टाइप का इनका फ्रूट क्रॉप होता है। इसके अंदर क्या आता है? सभी हमारी जो दलहनी फसलें हैं जैसे कि रेड ग्राम, ग्रीन ग्राम, मूंग ग्राम, इसके अलावा अगर आप याद करो तो चना होता है, मटर होता है, ये सभी जो फसलें होती हैं इनको इनका जो फ्रूट टाइप होता है वो क्या होता है? पॉड होता है, और सभी के सभी द्विबीजपत्री होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज लिखा है कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस के बारे में अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि जितने भी हमारी सीरियल क्रॉप्स होती हैं, कौन सी? जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं, सभी की सभी जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं, और इसके अलावा जो ग्रासेस होती हैं, क्या? जो ग्रासेस होती हैं, इन सब का जो फ्रूट टाइप होता है वो क्या होता है? इन सब का जो ये फ्रूट टाइप होता है ये क्या कहलाता है? इन सब का फ्रूट टाइप कैरियोप्सिस कहलाता है। समझ गए बेटा यहाँ तक? ड्रुप के बारे में बात करें तो ड्रुप क्या है? ड्रुप एक तरीके का फ्रूट टाइप है, इसको याद रखना है। क्या है? ये एक तरीके का फ्रूट टाइप है। और ये ड्रुप टाइप का फ्रूट किसके अंदर पाया जाता है? ड्रुप टाइप का फ्रूट पाया जाता है मैंगो के अंदर। इसके अलावा जो बेर होता है बेर के अंदर भी पाया जाता है। जो प्लम होता है प्लम के अंदर भी पाया जाता है। और जो डेट पाम होता है जिसको हम क्या कहते हैं? डेट पाम, जिसको हम खजूर कहते हैं, इन सब के अंदर भी आपको ड्रुप टाइप का फ्रूट टाइप देखने को मिलता है। समझ गए बेटा यहाँ तक बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द रिकमेंडेड सीड रेट किलोग्राम पर हेक्टेयर फॉर सोरघम, मूंग एंड अरहर। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि सोरघम, मूंग और अरहर ये जो तीनों के तीनों होते हैं
इनका जो सीड रेट होता है वो लगभग बराबर होता है। एक चीज तो यहाँ पर आपको ये चीज कंफर्म हो जाएगी। क्यों कंफर्म हो जाएगी? क्योंकि तीनों को एक साथ पूछा गया है, तो एक क्वेश्चन से आपको इन तीनों का सीड रेट पता चल जाएगा। ऑप्शन क्या क्या है? ज्वार, मूंग और अरहर का जो अनुशंसित बीज दर है उसके लिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 60 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर या फिर 2 से 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है यानी कि 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगर आप याद करो तो आपको याद रख लेना है कि जो सोरगम है, मूंग है, अरहर जो है, इन सब का जो सीड रेट होता है वो कितना होता है? वो 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है। समझ गए? तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन? इसके अलावा बेटा यहाँ पर लिखा है 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो आप याद रखना, इस समय जो मुझे याद आ रहा है, आपको याद रखना है कि जो हाइब्रिड मेज होता है, हाइब्रिड मेज बोले तो जो हमारा संकर मक्का होता है, इसका जो सीड रेट होता है वो 20 से 25 किलोग्राम होता है। इसके अलावा याद कर लेना जो उड़द होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उड़द को हम ब्लैक ग्राम बोलते हैं, ब्लैक ग्राम का सीड रेट भी ऐसा ही होता है। इसके अलावा याद कर लेना बेटा जो काउपी होता है, काउपी बोले तो समझते हो, काउपी याद कर लेना, लोबिया जिसको कहा जाता है। और इसके अलावा याद कर लेना जो सन हेम्प होता है ना, सन हेम्प, इन सब का जो सीड रेट होता है वो कितना होता है? इन सब का सीड रेट 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है। इसके अलावा 60 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर किसका सीड रेट होता है? इसको थोड़ा सा याद कर लो। जो 60 से 80 किलोग्राम सीड रेट होता है ये होता है ग्राम का। ग्राम समझते हो? ग्राम बोले तो चना का सीड रेट इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। 2 से 3 किलोग्राम अगर हम बात करें तो 2 से 3 किलोग्राम आपको याद रखना है कि जो पर्ल मिलेट होता है, क्या? पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट। और वो भी कौन सा पर्ल मिलेट? जब हम इसको क्या करते हैं, इस पर्ल मिलेट को जब हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तब ऐसा लगता है। और नॉर्मली कितना लगता है? नॉर्मली 4 से 5 किलोग्राम सीड रेट की जरूरत पड़ती है। समझ गए? इसके अलावा अगर हम बात करें रैप सीड या मस्टर्ड की, अगर हम मिक्स क्रॉपिंग करते हैं तब हमको 2 से 3 किलोग्राम मिक्स क्रॉपिंग में सरसों की जरूरत पड़ती है। समझ गए यहाँ तक बात? तो यहाँ पर 2 से 3 किलोग्राम पर मिलेट जब हम ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, जैसे धान की ट्रांसप्लांटिंग होती है ना, अगर उस तरीके से हम ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तब तो हमको केवल और केवल 2 से 3 किलोग्राम ही सीड की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऐसा भारत में कम किया जाता है क्योंकि भारत में ज्यादातर जो पर्ल मिलेट होता है इसकी डायरेक्ट सोइंग करी जाती है। तो डायरेक्ट सोइंग में 4 से 5 किलोग्राम आपको सीड रेट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। व्हाट इज द रिकमेंडेड प्लांटिंग ज्योमेट्री? बोले तो प्लांटिंग स्पेसिंग फॉर ट्रांसप्लांटिंग राइस। धान की रोपाई के लिए अनुशंसित ज्योमेट्री यानी कि प्लांटिंग ज्योमेट्री कितनी होनी चाहिए? यानी कि लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी पूछी जा रही है जब हम राइस की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसको आपको याद रखना है कि 20 गुणे 10, 20 गुणे 10 यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो जाएगा। 20 गुणे 10, यहाँ पर लाइन से लाइन की दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर और एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। कब? जब हमको राइस की ट्रांसप्लांटिंग करनी होती है। इसके अलावा यहाँ पर और बहुत ढेर सारी चीजें दी गई हैं, बहुत ढेर सारी स्पेसिंग दी गई है, एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे कि दिया गया है 20 गुणे 15 सेंटीमीटर। तो 20 गुणे 15 सेंटीमीटर जो है ये स्पेसिफिकली जो हमारा हाइब्रिड राइस होता है, कौन सा? जो हाइब्रिड राइस होता है इसकी ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए हमको इतनी स्पेसिंग की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा आगे बात करते हैं तो हमारा अगला पॉइंट क्या है? अगला है 25 गुणे 25 सेंटीमीटर। तो 25 गुणे 25 सेंटीमीटर जब हम राइस की जो SRI विधि होती है, SRI मेथड ऑफ राइस, उसमें हम सीड रेट की जरूरत कितनी, उसमें स्पेसिंग कितनी पड़ती है? 25 गुणे 25 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पड़ती है। इसके अलावा 40 गुणे 10 लिखा है। तो 40 गुणे 10 इस समय जो मुझे याद आ रहा है, एक तो बेटा याद कर लेना कि जो मूंग होता है ना, मूंग बीन की स्पेसिंग, और इसके अलावा जो उर्द होता है ना, उर्द बीन, ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम जो होता है इसकी स्पेसिंग 40 गुणे 10 सेंटीमीटर रखी जाती है।
समझ गए यहाँ तक बात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द जनरल रिकमेंडेड नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटास फर्टिलाइजर रेशियो फॉर पल्सेस क्रॉप। जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं उसमें नॉर्मली एनपीके का रेशियो कितना होता है, ये आपको बताना है। तो नॉर्मल कंडीशन में जब हम दलहनी फसलों की खेती करते हैं तो उसमें 1:2:1 या फिर 1:2:1 के अनुपात में हम क्या रखते हैं, हम अपनी जो पल्सेस क्रॉप होती हैं इनके लिए इतना रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा 4:2:1 जो है ये किसके लिए होता है, ये हमारी जो अनाज वाली फसलें होती हैं इनके लिए ये रिकमेंड किया जाता है। 3:2:1 जो होता है ये किसके लिए होता है, जो ऑयल सीड क्रॉप्स होती हैं, कौन सी, जो ऑयल सीड क्रॉप्स होती हैं उनके लिए रिकमेंड किया जाता है 3:2:1 के अनुपात में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है 2:1:4। तो 2:1:4 जो है इसका इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमको कोई फॉडर क्रॉप उगानी होती है। कौन सी क्रॉप, जो फॉडर क्रॉप्स होती हैं। फॉडर क्रॉप के अलावा अगर हम बात करें तो जो फाइबर क्रॉप्स होती हैं इन सबको अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए हमको 2:1:4 के अनुपात में एनपीके डालना चाहिए। एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पल्सेस होती हैं इनके लिए नॉर्मल जो जनरल रिकमेंडेड कंडीशन होती है एनपीके की, वो कितनी होती है, 1:2:1 होती है और कई बार 1:2:2 हो जाती है। इसके अलावा अगर हमारी सीरियल क्रॉप्स है तो 4:2:1 है। ऑयल सीड क्रॉप के लिए 3:2:1 है। इसके अलावा फॉडर एंड फाइबर क्रॉप है यानी कि चारा वाले जो फसलें हैं तो 2:1:4 है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन एग्रीकल्चरल मेजरमेंट्स द सीड इंडेक्स रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट वेट ऑफ हाउ मेनी सीड। आपको याद रखना है कि जब हम 1000 सीड की बात करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, तब हम इसको बोलते हैं टेस्ट वेट। 1000 जो सीड होता है इसको क्या कहा जाता है, 1000 सीड को हम बोलते हैं टेस्ट वेट बोलते हैं। समझ गए, किसी के भी क्रॉप का अगर टेस्ट वेट निकालना है तो हम 1000 सीड का वजन करते हैं, लेकिन यहाँ पर सीड इंडेक्स बोला जा रहा है। सीड इंडेक्स जो थोड़े से बड़े बड़े सीड होते हैं जैसे कि चना है, मटर है, जो बड़े बड़े सीड होते हैं इनका हम कभी भी टेस्ट वेट नहीं निकालते, क्योंकि अगर टेस्ट वेट निकालेंगे तो हमको वैल्यू बहुत अच्छी नहीं मिलेगी। तो इस वजह से हम इसका सीड इंडेक्स निकालते हैं। तो सीड इंडेक्स में क्या किया जाता है, सीड इंडेक्स में मात्र 100 सीड जो होते हैं इनका वजन किया जाता है। टेस्ट वेट में 1000 सीड और सीड इंडेक्स में जो 100 सीड होते हैं इनका वजन किया जाता है। समझ गए। इसके अलावा बात करते हैं 10,000 सीड। 10,000 सीड जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक जो सीड होते हैं केवल उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे कि अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक सीड में तो एक सीड होता है टोबैको का, काफ़ी ज़्यादा छोटा छोटा सा सीड होता है। तो इसको क्या करते हैं, जब हम 10,000 सीड ले लेंगे तो 10,000 तंबाकू का जो सीड होता है वो कितना हो जाएगा, 2.5 से लेके 3 ग्राम के आसपास तक सीड होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा छोटा ये देखने को मिलता है। समझ गए बेटा यहाँ तक बात। अकॉर्डिंग टू द क्रॉप स्टैटिस्टिक्स व्हिच स्टेट लीड्स इन द प्रोडक्टिविटी क्विंटल पर हेक्टेयर ऑफ टोटल पल्सेस। यहाँ पर पूछ रहा है फसल आंकड़ों के अनुसार कुल दलहन की उत्पादकता यहाँ पर पूछा जा रहा है, उत्पादन नहीं पूछा जा रहा है, बात समझना ध्यान से। यहाँ पर उत्पादकता पूछी जा रही है कि उत्पादकता को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो इसमें से कौन सा स्टेट जो है वो किस में है, कौन सा स्टेट इसमें क्या कर रहा है, टॉप कर रहा है, ये आपको बताना है। समझ गए। तो इसके अंदर जब हम बात करते हैं तो जो अकॉर्डिंग टू द क्रॉप स्टैटिस्टिक्स व्हिच स्टेट प्रोडक्टिविटी के हिसाब से कौन सा है, जब हम बात करते हैं टोटल पल्सेस क्रॉप की प्रोडक्टिविटी की तो महाराष्ट्र इसमें नंबर 1 पर है। समझ गए। मध्य प्रदेश किस में है, मध्य प्रदेश जो है ये पल्सेस क्रॉप में एरिया में आगे है, महाराष्ट्र जो है ये प्रोडक्टिविटी में आगे है। इसके अलावा अगर याद करना चाहो आप तो याद कर लेना कि जो उत्तर प्रदेश है ये किसके अंदर है, ये टोटल जो प्रोडक्शन है, ध्यान से समझ लेना, ये जो टोटल प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन इसमें आगे है। कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर जी जो फसल के आंकड़े आप बता रहे हो दलहनी फसल के, इसका तो मैंने मध्य प्रदेश पढ़ा है, लेकिन बेटा जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो उत्तर प्रदेश हो गया है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है।
मध्य प्रदेश पहले हुआ करता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश केवल एरिया में आगे है, प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश आगे हो गया है और प्रोडक्टिविटी में महाराष्ट्र आगे। समझ गए। इसके अलावा पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में अगर हम बात करें प्रोडक्टिविटी के मामले में ये आगे है, बाकी प्रोडक्शन के मामले में तो ये किसी चीज में नहीं है, एरिया के मामले में किसी भी चीज में नहीं है, केवल इरिगेटेड एरिया पंजाब में सबसे ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर हम अगर बात करें तो हमको यहाँ पर याद करना है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी कौन कौन सी फसल की ज्यादा है? एक तो आप याद रख लेना बेटा, जो राइस है, राइस की प्रोडक्टिविटी पूरे भारत में सबसे ज्यादा पंजाब में है। और इसके अलावा याद रख लेना जो व्हीट की फसल है, यानी कि जो गेहूं की फसल है, उसकी भी प्रोडक्टिविटी आपको पूरे भारत में सबसे ज्यादा पंजाब में देखने को मिलती है। Which of the following group of crops has berry and their recognized fruit type? कह रहा है कि इनमें से कौन सा फ्रूट टाइप का ग्रुप है जिसका फ्रूट टाइप बेरी होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि जो टोमेटो है, टोमेटो के अलावा जो ग्रेप्स है, ब्रिंजल है, पपाया है, इन सब का जो फ्रूट टाइप होता है वो क्या होता है? इन सब का फ्रूट टाइप बेरी होता है। बोले तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके अलावा मैंगो है, बेर है और प्लम है। मैंगो, बेर और जो प्लम होता है, इसका फ्रूट टाइप क्या होता है? इसका फ्रूट टाइप होता है ड्रुप। इसके अलावा यहाँ पर एप्पल, पोमग्रेनेट और सिट्रस लिखा है। तो आपको याद रखना है कि एप्पल जो होता है, एप्पल का जो फ्रूट होता है ये कैसा होता है? एप्पल का जो फ्रूट टाइप होता है वो पोम होता है। पोमग्रेनेट जो होता है इसका कैसा होता है? इसका बेलोसिटा होता है। और जो सिट्रस होता है, सिट्रस का याद रख लेना कि इसका कैसा होता है? हेस्पेरिडियम होता है। ठीक, क्या होता है? हेस्पेरिडियम होता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं यहाँ पर जो कोकोनट लिखा है, तो कोकोनट का फ्रूट टाइप कैसा होता है? कोकोनट का फ्रूट टाइप जो होता है वो नट होता है। ग्राउंड नट का जो फ्रूट टाइप होता है, ये अभी आपको मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था, इसका फ्रूट टाइप क्या होता है? इसका फ्रूट टाइप होता है लोमेंटम। समझ गए। तो टोमेटो, ग्रेप, ब्रिंजल और पपाया का फ्रूट टाइप बेरी हो गया। मैंगो, बेर, प्लम, इसका फ्रूट टाइप ड्रुप हो गया। एप्पल का पोम हो गया, पोमोग्रेनेट का ब्लास्टा हो गया, सिट्रस का हेस्पेरिडियम हो गया, कोकोनट का नट हो गया और ग्राउंड नट का लोमेंटम हो गया। ये तमाम चीजें मैंने आपको बता दी। एक ही बार में आपने इतने ढेर सारी क्रॉप्स का फ्रूट टाइप आपने समझ लिया। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ फ्रूट टाइप दिए गए हैं और इनके एडिबल पार्ट्स दिए गए हैं और इसके अलावा यहाँ पर क्रॉप्स दिया गया है। आपको इसको क्या करना है? आपको इसको प्रॉपर तरीके से मैच करने का प्रयास करना है। चलिए एक एक करके मैच करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एप्पल। एप्पल यानी कि सेब के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो जो सेब होता है इसका फ्रूट टाइप कैसा होता है? सेब का जो फ्रूट टाइप होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि सेब का फ्रूट टाइप पोम होता है और इसका फ्लैशी थैलेमस खाया जाता है। सिट्रस के बारे में बात करें तो सिट्रस कैसा होता है? हेस्पेरिडियम होता है। इसका इंडोकार्पिक जो जूसी हेयर होता है वो कंज्यूम किया जाता है। अनार के बारे में बात करें तो अनार का कैसा होता है? अनार का बेलोस्टा होता है और इसका एरिल खाया जाता है। नारियल का फ्रूट टाइप नट होता है और इसका एंडोस्पर्म खाया जाता है। ए थर्ड पे जा रहा है, तो ए थर्ड पर बी में जा रहा है और सी में जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया। बी देख लेते हैं। बी हमारा ऑप्शन नंबर 4 में जा रहा है, तो बी जो है बी फोर्थ पे जा रहा है, तो बी फोर्थ पर यहाँ जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर और बी जो हमारा है ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक बेटा बात? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर हमको कुछ क्रॉप्स दी गई हैं और यहाँ पर इन क्रॉप्स के अंदर पाया जाने वाला ऑयल परसेंटेज दिया गया है, इसको हमको मैच कराना है। सबसे पहले देख लेते हैं कोकोनट, यानी कि नारियल जो होता है, नारियल के अंदर कितना तेल पाया जाता है? नारियल की जो गरी होती है इसके अंदर 55 से 60% के आसपास तेल पाया जाता है। जो सिसमम होता है जिसको हम तिल बोलते हैं, तिल के अंदर लगभग 46 से लेके 52% के आसपास इसके अंदर ऑयल पाया जाता है। सेफ्रॉन जिसको हम कुसुम बोलते हैं, कुसुम जो होता है इसके अंदर 24 से लेके 36% के आसपास क्या पाया जाता है? तेल पाया जाता है। इसके अलावा याद रख लेना जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन के अंदर 18 से 20% के आसपास तेल देखने को मिलता है। समझ गए? तो ए किस पे चला जा रहा है? ए जा रहा है थर्ड पर, ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है और ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है। सी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया। बी किस पे जा रहा है? बी जा रहा है फोर्थ पर, बी यहाँ पर भी फोर्थ में जा रहा है, बी यहाँ पर भी फोर्थ में जा रहा है। सी देख लेते हैं, सी फर्स्ट में जा रहा है, तो सी फर्स्ट में यहाँ जा रहा है, ये भी हो गया गलत। हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कुछ क्रॉप्स दी गई हैं और यहाँ पर उनकी म्यूटेंट वेराइटीज दी गई हैं, हमको एक एक करके मैच कराना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं किसको, सबसे पहले देख लेते हैं राइस। राइस की म्यूटेंट वेराइटी आपको याद रखना है कि राइस की जो म्यूटेंट वेराइटी है वो कौन सी है। एक तो जगन्नाथ है और इसके अलावा प्रभावती जो है, ये दोनों की दोनों वेराइटी जो है वो राइस की हैं और म्यूटेंट वेराइटी हैं। इसके अलावा चिकपी जो है, चिकपी की जो म्यूटेंट वेराइटी है वो कौन सी है। चिकपी की म्यूटेंट वेराइटी BGM48 है और BGM413। अरहर के बारे में बात करें तो जो मटर है, पी यानी कि जो मटर है, मटर की म्यूटेंट वेराइटी कौन सी है, हंस है। और अरहर की जो म्यूटेंट वेराइटी है वो कौन सी है, ट्रॉम्बे है। और इसके अलावा विशाखा 1 है। तो ए किस पे जा रहा है, ए जा रहा है थर्ड पर, तो ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है और ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है, यानी कि बी गलत हो गया और सी गलत हो गया। बी किस पे जा रहा है, बी फर्स्ट पे जा रहा है, तो बी फर्स्ट पे यहाँ जा रहा है, यहाँ बी फोर्थ पे जा रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए बेटा यहाँ तक। आगे बात करते हैं, यहाँ पर हमें कुछ क्रॉप्स दी गई है और इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्टेट दिया गया है, लेकिन पूछा क्या जा रहा है, लीडिंग स्टेट इन एरिया एंड प्रोडक्शन। यहाँ पर एरिया और प्रोडक्शन के बारे में बात करा जा रहा है, इसको आपको ध्यान से देख लेना है और ध्यान से देख के आपको बताना है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं जूट की, तो जूट आपको याद रखना है कि जो जूट है वो वेस्ट बंगाल में जाएगा, एरिया में भी सबसे आगे है और प्रोडक्शन में भी आगे है। समझ गए। इसके अलावा मस्टर्ड जो है, मस्टर्ड तो राजस्थान में जाएगा लेकिन एरिया में ही आगे है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जो ग्राउंड नट है इसको याद रखना कि ग्राउंड नट, जी फॉर ग्राउंड नट और जी फॉर गुजरात, एरिया में सबसे आगे है। मेज के बारे में बात करें, मेज बोले तो मक्का, ये कहाँ पर है, ये कर्नाटका में, इसका एरिया और प्रोडक्शन दोनों ज्यादा है। ए किस पे जा रहा है, ए जा रहा है थर्ड पर, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी दोनों में से कोई एक सही होगा। बी किस पे जा रहा है, बी जा रहा है फर्स्ट पे, तो बी इस पे फर्स्ट में जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बी भी हमारा जो हो गया वो गलत हो गया। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये कौन से स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये सीड रेट से रिलेटेड दिए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स से। और हमको इसमें से क्या करना है, इसमें से हमको गलत खोजना है। सबसे पहले क्या कह रहा है, सीड रेट फॉर SRI मेथड। जब हम SRI विधि से सरसों के चावल की खेती करते हैं, चावल की खेती करते हैं, सॉरी सरसों का चावल कह रहा हूँ, चावल की जब हम खेती करते हैं तो चावल की खेती में जो जो SRI मेथड होता है, SRI मेथड के अंतर्गत 6 से 8 किलोग्राम सीड रेट की जरूरत पड़ती है। ये बात जो कही जा रही है ये बात 100% सत्य है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसके अलावा हाइब्रिड कपास के लिए अनुशंसित बीज दर 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। ये बात जो कही जा रही है वो गलत है, क्योंकि हाइब्रिड कपास के लिए जो अनुशंसित दर है वो कितनी है, मात्र 2.5 से 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर है, ज्यादा नहीं है, 2.5 से 3 किलोग्राम है। तो ये बात हो गई गलत। समझ गए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि 10 से 12 किलोग्राम किसके लिए अनुशंसित है, तो आपको याद रखना है कि जो देसी कॉटन है, कौन सा, जो देसी कॉटन है उसके लिए 10 से 12 किलोग्राम अनुशंसित किया जाता है। जब हम डिबलिंग और ड्रिलिंग मेथड से राइस की बुआई करते हैं तो इसमें कह रहा है कि 25 से 30 किलोग्राम सीड रेट की जरूरत पड़ती है, तो ये भी बात सही है। तो हमने गलत खोजना था, हमने खोज लिया, हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। अगला देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेस्ट वेट एंड सीड सीड इंडेक्स। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, टेस्ट वेट और इसके अलावा सीड इंडेक्स से संबंधित 3 बातें कही गई हैं और इन तीनों बातों में से हमको क्या करना है, इन तीनों बातों में से हमको करेक्ट चीज खोजनी है। चलिए खोजते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे और खोजेंगे। सबसे पहले बोल रहा है द टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस इज 21 ग्राम। जो बासमती राइस होता है इसका जो टेस्ट वेट है ये 21 ग्राम होता है, बिल्कुल सही है। विच इज हायर देन द स्टैंडर्ड राइस 25 ग्राम। तो ये हायर जो है वो क्या कह रहा है कि स्टैंडर्ड राइस हुई चीज, सॉरी हायर नहीं, लाइटर, वही तो मैं सोच रहा, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो ये लाइटर देन द स्टैंडर्ड जो राइस है, बिल्कुल सही है। जो स्टैंडर्ड जो राइस है उसका जो टेस्ट वेट होता है वो 25 ग्राम होता है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें बासमती राइस के तो लगभग 4 ग्राम कम होगा, यानी लाइटर होगा 21 ग्राम, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है द टेस्ट वेट ऑफ मस्टर्ड इज जनरली बिटवीन 3 to 5 ग्राम। ये बात जो कही जा रही है ये भी बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।
अगली बात क्या कह रहा है, अगली बात कह रहा है सीड इंडेक्स मेजरमेंट इज स्पेसिफिकली यूटिलाइज फॉर एक्सट्रीमली स्मॉल सीडेड क्रॉप लाइक टोबैको। जो सीड इंडेक्स होता है इसको ज्यादातर जो स्मॉल सीडेड क्रॉप्स होती हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल गलत बात है। सीड इंडेक्स बड़े बड़े जो सीड होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। ये बात तो हो गई गलत, क्योंकि जो सीड इंडेक्स होता है ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो बोल्ड होते हैं। कैसे, जो बोल्ड सीडेड क्रॉप्स होती हैं, याद रखना, जो बोल्ड सीडेड जो क्रॉप्स होती हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो टोबैको होता है उसके छोटे छोटे सीड होते हैं, उसके लिए हम 10,000 सीड का इस्तेमाल करते हैं, 1,000 भी नहीं, टेस्ट वेट भी नहीं, उससे भी ज्यादा। तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो 1 और 2, 1 और 2 किस में सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग फैक्ट रिगार्डिंग लीडिंग एग्रीकल्चरल स्टेट which of the statements given below is true। अग्रणी कृषि राज्यों के संबंध में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें, नीचे दिए गए तथ्यों में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। हमको यहाँ पर क्या करना है, नॉट ट्रू खोजना है। नॉट ट्रू बोले तो हमको यहाँ पर गलत खोजना है। एक एक करके गलत खोजते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन शुगर केन, लगभग 720 क्विंटल पर हेक्टेयर। ये बात 100% सही है। ओवरऑल प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश आगे है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में कौन आगे है, महाराष्ट्र आगे है। कई बच्चे वहां से कंफ्यूज कर लेते हैं तमिलनाडु से, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको, प्रोडक्टिविटी में महाराष्ट्र आगे है। इसके अलावा पंजाब लीड द कंट्री इन टोटल एरिया प्लांटेड विथ कॉटन। ये बात जो कही जा रही है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉटन के लिए सबसे ज्यादा जो एरिया है वो पंजाब नहीं है, वो कौन सा है, वो महाराष्ट्र है। समझ गए। इसके अलावा बात करते हैं किसकी, इसके अलावा ये बात तो हमारी गलत हो गई। पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट वेस्ट बंगाल जो है वो जूट के एरिया में और प्रोडक्शन में भी नंबर 1 है, ये भी बात सही है। तो हमको क्या करना था, हमको गलत खोजना था, हमने गलत खोज लिया। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो गलत हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन, ध्यान से समझते हैं। कह रहा है जनरल रिकमेंडेड एनपीके फर्टिलाइजर डोज इन सीरियल क्रॉप 4:2:1, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सीरियल क्रॉप्स आर लेगुमिनस प्लांट्स, सीरियल क्रॉप्स का भी लेगुमिनस प्लांट दैट फिक्स देयर ऑन नाइट्रोजन, हेंस दे रिक्वायर्ड लेस नाइट्रोजन कंपेयर्ड टू द फॉस्फोरस, बिल्कुल गलत है। सीरियल क्रॉप लेगुमिनस कब से हो गई, सीरियल क्रॉप्स जो होती है वो नॉन लेगुमिनस होती है, जो पॉड वाली क्रॉप्स होती है, लेगुमिनेसी फैमिली वाली जो क्रॉप होती है वो लेगुमिनस होती है। तो रीजन वाली जो बात यहाँ पर कही जा रही है, रीजन तो 100% यहाँ पर हो गया गलत। तो असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। असर्शन ट्रू एंड रीजन फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। आगे बात करते हैं, दूसरा क्या है, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। ये भी ये कह रहा है बोटेनिकली द फ्रूट टाइप ऑफ एप्पल इज कैटेगराइज एज पोम। फ्रूट टाइप जो होता है एप्पल का वो पोम होता है, इसमें कोई संशय वाली बात ही नहीं है, ये बात 100% सही है। इसके अलावा याद कर लेना, जो पियर होता है ना, एप्पल के अलावा जो पियर होता है, पियर का फ्रूट टाइप भी पोम ही होता है। द इन्फ्लोरेसेंस स्ट्रक्चर ऑफ मस्टर्ड इज रिफर्स टू द क्रैम्बोस रेसिम। जो क्रैम्बोस रेसिम होता है ये मस्टर्ड का क्या कहलाता है, ये मस्टर्ड का इन्फ्लोरेसेंस होता है, यानी कि पुष्पक्रम होता है। ये भी बात सही है। तो हमारा असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एप्पल के बारे में बात कर रहा है और यहाँ पर मस्टर्ड के बारे में बात कर रहा है, दोनों आपस में कोई संबंध है नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो रीजन है ये असर्शन को कायदे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। द टेस्ट वेट पैरामीटर इज डिफाइंड एज द एब्सोल्यूट वेट ऑफ 100 सीड ऑफ क्रॉप, बिल्कुल गलत है। टेस्ट वेट में तो 1000 होता है, 1000 सीड का वजन होता है। सीड इंडेक्स के अंदर 100 होता है। सीड इंडेक्स क्या होता है, सीड इंडेक्स मेजरमेंट इज टिपिकली यूटिलाइज स्पेशली फॉर बोल्ड सीडेड, ये बात सही है। असर्शन तो हो गया गलत और रीजन जो हो गया वो सही हो गया। यानी कि अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमको इसमें कौन सा ऑप्शन सही करना पड़ेगा, हमको इसके अंदर सही करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फील्ड क्रॉप एंड देयर रिकमेंडेड सीड रेट इज इनकरेक्टली मैच। फील्ड फसलों की
और उसकी अनुशंसित बीज दर किलोग्राम पर हेक्टेयर का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से सुमेलित है। एक एक करके पढ़ते हैं। जो चना है, जो देसी चना है, इसका सीड रेट यहाँ पर लिखा है 60 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ये बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसके अलावा पोटैटो है, पोटैटो कितना दिया गया है 10 से लेके 15 कुंटल पर हेक्टेयर, ये भी बात बिल्कुल सही है। सोयाबीन के लिए दिया गया है 70 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट, ये भी बात सही है। सनफ्लावर के लिए 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड दिया गया है, और ये बात गलत है क्योंकि 15 से 20 नहीं होगा। आपको याद रखना है कि 8 से 10 किलोग्राम सीड रेट की जरूरत पड़ती है किसके अंदर, सनफ्लावर के अंदर। तो हमारा क्या खोजना था इसमें, इनकरेक्ट खोजना था, गलत खोजना था, हमने खोज लिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर हमको करेक्ट खोजना है, क्या क्या दिया गया है, क्रॉप दिया गया है, और यहाँ पर इसके कुछ रिकॉग्नाइज नेम ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है, यानी कि क्रॉप है, और क्रॉप के यहाँ पर क्या दिए गए हैं, क्रॉप के यहाँ पर आपको इन्फ्लोरेसेंस दिए गए हैं। हमको यहाँ पर करेक्टली मैच वाला खोजना है, यानी कि यहाँ पर 3 तो हमारे गलत हैं, केवल 1 सही है। इसको खोजते हैं। सबसे पहले देखते हैं बनाना, बोले तो केला के बारे में बात कर रहा है। केले का इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो कैपिटुलम लिख रहा है, ये बात गलत है क्योंकि जो बनाना होता है इसका फ्रूट टाइप स्पेंडिक्स होता है। इसके अलावा बात करते हैं जो सनफ्लावर है, सनफ्लावर का जो फ्रूट टाइप होता है वो कैसा होता है, सनफ्लावर का जो फ्रूट टाइप होता है वो कैपिटुलम होता है। दोनों इंटरचेंज हो गया है, इसलिए ये बात दोनों की दोनों गलत हो गई। वीट जो होता है इसका इन्फ्लोरेसेंस स्पाइकलेट हेड एंड ईयर होता है, ये बात बिल्कुल सही है और हमको सही खोजना था, हमने खोज लिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके अलावा मस्टर्ड जो है, मस्टर्ड का यहाँ पर एरो लिख रहा है, तो बेटा आपको याद रखना है कि एरो जो है ये किसका होता है, ये गन्ने का पुष्पक्रम होता है। मस्टर्ड के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, मस्टर्ड का जो पुष्पक्रम होता है आपको उसको याद रखना है कि इसका जो पुष्पक्रम होता है वो कौन सा होता है, इसका होता है क्रैम्बोस रेसिम। कई बार इसको केवल रेसिम बोला जाता है, क्रैम्बोस रेसिम इसका पुष्पक्रम होता है, किसका, मस्टर्ड का होता है। आगे बात करते हैं 20वां और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है। Which of the following pair of crop and their recommended spacing is incorrectly matched? फसलों और उनकी अनुशंसित दूरी सेंटीमीटर का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से सुमेलित है, यानी कि 3 सही हैं, केवल 1 गलत है। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है शुगर केन। शुगर केन में जो रो टू रो डिस्टेंस होती है वो 75 से 90 सेंटीमीटर रखी जाती है, ये बात बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। हाइब्रिड राइस जो है इसका स्पेसिंग 20 से लेके 15 सेंटीमीटर रखते हैं, ये भी सही है। 20 × 25 यानी कि एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर। बात करेंगे मेज की, मेज जो यहाँ पर बात करी जा रही है, मेज कितना कह रहा है 60 × 45, ये भी बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसके अलावा आलू लिख रहा है 40 × 10 सेंटीमीटर, तो ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि आलू जो होता है वो 2 तरीके से लगाया जाता है, या तो आप लगा लो 50 × 20 सेंटीमीटर में, या फिर आप इसको लगा लो 60 × 25 सेंटीमीटर में। 10 सेंटीमीटर तो कभी नहीं हो सकता। अगर 40 × 20 भी होता है तो भी हम कहते चलो टिक लगा सकते हो, लेकिन 10 सेंटीमीटर तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि 10 सेंटीमीटर तो बहुत नजदीक हो जाएगा। आपको पता होगा कि आलू को हम रिज और फेरो यानी कि कूड़ विधि से इसके अंदर हम क्या करते हैं, बुआई करते हैं। तो 10 सेंटीमीटर अगर स्पेसिंग रखेंगे तो हम आलू लगा ही नहीं पाएंगे प्रॉपर तरीके से, दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए जो इसमें हमको क्या करना था, इनकरेक्ट खोजना था, हमने खोज लिया। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, 20 क्वेश्चन खत्म हुए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। इसके अलावा अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स खरीदने के लिए हमें व्हाट्सएप से संपर्क जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।